डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में मैं एक और जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या टॉपिक है उसके बारे में आपसे बात करूँगा। जनरली जो हम वीडियोस बनाते हैं कनाडा के बारे में, मैं भी माजी में जो बनाता रहा हूँ, तो हम वो जो एक पॉजिटिव साइड होती है कनाडा की, उसी को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं कि जनाब क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, ज़ाहिर बात है एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन के हवाले के बड़े प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और प्लस जनाब उसे कहते हैं हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सच अपनी जगह पे मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन आपको पता है कि हम कहते हैं एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वो जो 5 क्रिटिकल फैक्टर्स मेरी नज़र में जो हैं, जिनके मुताबिक मैं समझता हूँ कि जो कनाडा में न्यू इमिग्रेंट की जो लाइफ है, शुरू के जो चंद साल होते हैं वो बहुत दुश्वार गुजार होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? तो जनाब जो पहला इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपको पता है जब हम अपना मुल्क छोड़ के आते हैं कनाडा जैसे मुल्क में, तो हमारी जो तवक्को होती है वो ये होती है कि यहाँ पे आते साथ ही हमें बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, रोज़गार मिल जाएगी, और जनाब हम जब पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो एक खुशहाल ज़िंदगी जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी केसेस में जो न्यू इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं उनके साथ ये जॉब के जो ख्वाब या सपना वो देख के आए होते हैं वो उस तरह पूरा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि जनाब जो आपकी अपने मुल्क की क्वालिफिकेशन है, कनाडा प्रॉब्ली दुनिया के चंद ममालिक में से है जो आपकी क्वालिफिकेशन को या गैर मुल्क की क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं भाईजान आप हमारे मुल्क में आए हैं तो पहले यहाँ से डिग्री या क्वालिफिकेशन अपने फील्ड में हासिल करें। हम आपकी डिग्री या क्वालिफिकेशन को इक्विवेलेंस तो दे दी थी हमने आपको इमिग्रेशन के लिए, लेकिन हम उसको यहाँ पर मानते नहीं हैं। तो इसका मतलब जो सबसे पहले जॉब पे जो सबसे बड़ा एक बॉटलनेक होता है वो क्या है कि आपके पास आपकी जो क्वालिफिकेशन है, गैर मुल्क की क्वालिफिकेशन, आपके मुल्क की क्वालिफिकेशन, उसको कनाडा में एक्सेप्ट नहीं किया जाता मेजॉरिटी केसेस में, और लिहाजा फिर आपको कोई जो लोकल क्वालिफिकेशन है उसके इक्विवेलेंट जो है कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेशन वो कनाडा में लेनी पड़ती है। चलिए आपने वो काम कर लिया, अब आप पर उम्मीद होते हैं कि ठीक है यार अब मुझे नौकरी के शायद मौके मिल जाएंगे। जब आप जाते हैं एम्प्लॉयर के पास इंटरव्यू के लिए तो फिर मेजॉरिटी केसेस में जो एम्प्लॉयर है वो भी बहुत मुतासिब होता है। वो कहता है भाईजान आपके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है? आप फिर शक्ल देखते हैं कि यार मैं तो न्यू इमिग्रेंट हूँ, कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? वो कहता है जनाब कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस चाहिए तब आपको उसे कितने जॉब मिलेगी। तो ये दूसरा एक बॉटलनेक है जो आपके मसाइल पैदा करता है। उसके बाद जनाब जो तीसरी चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि इतना इमिग्रेंट कनाडा में हर साल बुलाया जा रहा है, ख़ासतौर पर पिछले जो 4-5 साल में ये जो लेबरल्स की गवर्नमेंट आई है उसमें फिर वो एक डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हो गया। यानी जो लेबर है वो सर्टेन प्रोफेशंस के अंदर उसकी इतनी बहुतात हो गई है, लेबर का मतलब जो इंसान आ रहे हैं काम करने के लिए, कि जॉब्स उतनी अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एप्लीकेंट्स हज़ारों में हैं और जॉब शायद सैकड़ों में भी अवेलेबल नहीं है। तो वो एक एडिशनल प्रॉब्लम आपके लिए अब डाल रहा है मॉडर्न टाइम में कि न्यू इमिग्रेंट जो आ रहा है उस बेचारे को जॉब भी नहीं मिल रही है। ठीक है जनाब। अब उसके बाद एक और जो रिलेटेड फैक्टर क्या है कि जी फर्ज करें आपने जनाब तालीम भी को लोकल हासिल कर लिया, आपने को वर्क एक्सपीरियंस भी जनाब ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स और मंथ्स एक्वायर कर लिया और आप लकी थे कि आपको जॉब मिल गई। तो उसके बाद जनाब वो जो जॉब में तनख्वाह आपको मिलती है, मेजॉरिटी केसेस में जो जॉब्स होती हैं वो इतना नहीं होती कि एक सिंगल जॉब से आप कनाडा में सर्वाइव कर सकें। ना इसके बड़े टॉप प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर हैं, आप कोई CPA हैं, आप कोई लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, या इस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। जो बाकी IT में भी सर्टेन बहुत हाई लेवल पे जो जिनका क्रेडेंशियल होते हैं उनकी हम बात करें। बाकी जो आम जॉब्स हैं बेचारी उनमें तो सिंगल जॉब में आपका गुजारा नहीं हो सकता। अब यहाँ तो ये है कि अगर आप यंग फैमिली के तौर पे मूव किए हैं और आपकी वाइफ जो सी हैं वो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें अपनी फैमिली को ग्रो करना है, बेबीज और ये पैदा करना है, तो वाइफ तो फिर घर में रहेंगी, तो फिर आपको अकेले 2-2 शिफ्टों में काम करना पड़ेगा। जब 2 शिफ्टों में काम करना पड़ेगा तो फिर आपकी चीखें निकलेंगी, क्योंकि 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, वो 8 घंटे की नहीं होती। 1 घंटा जाने का दफ्तर, 1 घंटा वापस आने का लगाएं, और शुरू में अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट भी अपनी नहीं है सब कुछ, तो ये चीज़ें आपकी यानी जो एग्रीवेट कर देती हो। फिर अपने आप से आप सवाल करते हो कि यार मैंने ये कनाडा आने का फैसला सही भी किया था या गलत? मैं तो समझ रहा था कि यार डॉलर दरख्तों पे लगे हुए जाके तोड़ना शुरू कर दूंगा और अपने मुल्क में अपने माँ बाप के पास भी पैसे भेजूंगा, और खुद भी जनाब याशी से जो वीडियोस में नज़र आता है लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, बड़ी बड़ी घरों में रह रहे हैं, सब कुछ हम भी सब वो काम करेंगे। तो जनाब वो ऐसे नहीं होता, फिर आपको बहुत ज़्यादा उस केस में फ्रस्ट्रेशन होती है।
तो ये जो एस्पेक्ट है ये आपके जहन में होनी चाहिए जब आप कनाडा में एज ए न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं, ताकि आपको बाद में फ्रस्ट्रेशन ना हो बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद जनाब जो दूसरा इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है, जो परेशानी का सबब बनता है, वो है अफरात ज़र या इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं आम अल्फाज में। आपको पता है कि जनाब कनाडा के अंदर बाकी मुल्कों की तरह यहाँ पर महंगाई कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही है। उसकी वजह ये है फिर वही बात कि जब आप पिछले चंद सालों में तकरीबन कोई 1 मिलियन इमिग्रेंट यहाँ पर बुलाते रहेंगे और फिर कोविड के दरमियान सारी सप्लाई चेन हर चीज़ अफेक्ट हुई है, तो उसकी वजह से डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस बढ़ जाएगा। तो अगर आपकी ग्रोसरी की अगर आप बात करें तो वो भी औसतन, अगर मैं आपको अपने ज़ाती तजर्बे के बेस पे बताऊँ तो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार होते हैं ना, वो तो एक एवरेज होती है कि ठीक है जनाब 5% बढ़ गई है, 4.5% बढ़ गई है, लेकिन कुछ आइटम्स के ऊपर 15% भी आपको कीमत बढ़ी नज़र आएगी, कुछ पे आपको 20%, कुछ पे आपको 3%, कुछ पे आपको प्राइस नॉर्मल नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये है कि बहरहाल जो ग्रोसरी की आइटम्स हैं बुनियादी तौर पे, उन्होंने भी जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए अच्छा खासा मसले पैदा कर दिए। उसकी वजह ये है जनाब कि एज ए न्यू इमिग्रेंट जब हम आते हैं तो जिस मुल्क से हम आ रहे होते हैं उसकी करेंसी रिलेटिवली वीक होती है कनाडा या कैनेडियन डॉलर के मुकाबले में। तो जाहिर बात है अगर वो आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आपकी जो करेंसी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है जनाब। जबकि कनाडा की करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप लाखों रुपए या लाखों टके भी लेके आ रहे हैं तो स्टिल जब आप कनाडा में पहुंचेंगे तो उनकी हैसियत कुछ नहीं रह जाएगी, उनकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी, ठीक है जनाब। और वो आप देखेंगे यार ये तो सिर्फ चंद हज़ार डॉलर बन गए और इनके साथ मैं कैसे गुजारा करूँ। तो ग्रोसरी एक बड़ी चीज़ है जो आपको जनाब ये फ्रस्ट्रेशन डालती है। ये साथ ही आप थोड़ा सा बाहर का व्यू भी देखें। मैंने कहा आपको ये ना हो गया बिल्कुल ही परेशान हो जाए कि मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ शायद हर चीज़ डार्क एस्पेक्ट कनाडा की दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह के मनाजर भी अच्छे आपको नज़र आते हैं, तो इनको भी ज़रा आप इंजॉय करें। बट एनीवे दूसरी चीज़ जनाब इसमें जो महंगाई में आपको तंग करती है और हो सकती है वो है जिसको हम कहते हैं रेंटल कॉस्ट। जी ना, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में न्यू इमिग्रेंट जब आप आते हो तो आपने किराए पे घर लेना। बहुत कम लोगों को 1% से भी कम होते हैं जो अपने साथ इतनी प्रॉपर्टी बेच के अपने मुल्क से आते हैं कि जनाब वो आते साथ ही घर खरीद लेते हैं। तो घरों की कीमतें भी बढ़ी हैं, बल्कि जो रेंटल कॉस्ट हैं वो तो औसतन आप कह सकते हैं 20 से 25% बढ़ गई हुई हैं पिछले दो ढाई साल में। अब वो चीज़ जो सी है, एक औसतन आपको जो 2 बेड का कॉन्डोमिनियम भी आप लेंगे ना, $2,500 से कम नहीं मिलेगा आपको अच्छी जगह पे, ठीक है जनाब। अच्छी जगह में यहाँ पे स्कूल भी अच्छे हैं, सब कुछ है, और आपको पता है कि आपके बच्चे वगैरह अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और जो नेबरहुड है उसमें क्राइम या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी पॉसिबिलिटी ज़रा कम है, और आप एक नए मुल्क में आके किसी टेंशन का शिकार नहीं होना चाहते, ठीक है जनाब। तो ये एक नई मुसीबत है जो डल गई हुई है कि जनाब अब किराया भी आपने देना है, क्योंकि तो ये तो वो कॉस्ट है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। खाने पीने के लिए ग्रोसरी पे भी खर्चा करना है, जिंदा रहना है आपने। सर छुपाने के लिए आपको छत चाहिए तो आपने रेंट भी देना है। और तीसरा जो बड़ा खर्चा इसमें आता है जो मैं समझता हूँ कि वो है बुनियादी तौर पर जिसको हम कहते हैं आपकी जो गाड़ी का या ट्रांसपोर्ट का खर्चा। यहाँ पे फासले इतने ज़्यादा होते हैं कनाडा के अंदर, फासले इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते अनलेस कि आप बिल्कुल डाउनटाउन टोरंटो में रह रहे हैं। वो बहुत उसकी लिमिटेड पॉसिबिलिटी होती है आपको ऐसी जगह पे जॉब मिल जाए। उसके अब फिर दूसरे मसाइल हैं, वहाँ पे जो किराए और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप सबर्ब में रह रहे हैं तो गाड़ी के बगैर फ्रेंकली आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और गाड़ियों की जो लीज पेमेंट है या फाइनेंस भी अगर आप कराएँ, वो भी इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब उसे कहते हैं वो अफोर्ड करना तकरीबन नए बंदे के लिए तो नामुमकिन है। तो बेशुमार केसेस में यहाँ पे मेरे दोस्त यार जो डिफरेंट जो कार जो हैं डीलर्स, उनमें डीलरशिप में काम करते हैं, उनसे कभी गपशप लगती है तो बताते हैं कि ना अब लोग अब इस हद तक आ गए हैं कि जो गाड़ियाँ 2-3 महीने पहले ब्रांड न्यू गाड़ियाँ लेके गए थे लीज पे या फाइनेंस में, वो अब आ गए ना अभी हम वापस करना चाह रहे हैं, हमारी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होती है, भाड़ में जाए, हम तो जनाब ये लीज पेमेंट नहीं कर सकते। तो हालात इस हद तक यानी मखदूश हो गए हमें। तो ये एक दूसरी एस्पेक्ट है जो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जनाब वाला जो महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी पहला फैक्टर, उसके मैंने रीजन आपको बता दिए। उसके बाद जो महंगाई है उसके जो हालात हैं कनाडा में यानी वो बहुत ही बुरे हैं। वन अदरवाइज नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा या अमेरिका में एटलीस्ट कम से कम ग्रोसरी और रेंट्स बड़े यानी ये खर्चे ऐसे होते थे जो लोग आसानी से अफोर्ड कर लेते थे। तो गाड़ियाँ शाड़ियाँ तो कहा जाता था कि ये तो यार यहाँ कोड़ियों के मोल मिल जाती हैं, कोई मसला नहीं। मुझे याद पड़ता है जब
यहाँ पर हम आए 2014 के एंड में। तो पहले जो गाड़ी हमने ली वो टोयोटा RAV4 थी, कच्ची गाड़ी है, SUV। मुझे याद है उसकी मैं टोटल शायद कोई $250 किस्त दे रहा होता था महीने की। और अब वही गाड़ियाँ अगर मैं लेकर रखना चाह रहा हूँ तो वो किस्त तकरीबन $600-700 होगी महीने की। ठीक है जनाब। तो ये चीज़ें भी जो सी हैं आपके जहन में होनी चाहिए कि जनाब किस तरीके से वो चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो मैं फिर थोड़ा सा आपको रोड का भी नज़ारा कराते हैं साथ साथ, ताकि आप सीनरी को भी इंजॉय करें। मैं थोड़ा सा सिटी साइड से बाहर आया हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा मनाज़र को देखें। ट्रैफिक रवां धवां है और सड़क भी खूबसूरत है, इस पर चलते जा रहे हैं। तो जनाबे वाला ये 2 फैक्टर जो से बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपके साथ उसे कहते हैं अभी शेयर किए। ठीक है जी। अब तीसरा फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है तन्हाई। जी जनाब, कनाडा में जो तन्हाई है ना वो आपको मार देगी अगर आप अकेले इस मुल्क में एज एन इमिग्रेंट आए हैं। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट वीज़े पे या किसी वर्क परमिट पे आ गए हैं और अभी आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, तो समझें कि फिर जनाब फिर तो आपका हशर नशर हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो तन्हाई है ना जो वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो ये ज़रा ब्रिज देखें जनाब, नीचे दरिया भी बह रहा है खूबसूरत तरीके से, तो मैं ये भी आपको साथ दिखाऊँ। और ये तन्हाई जनाब उसकी वजह ये कि इसके पीछे कल्चरल फैक्टर्स है। यहाँ पे वो हमारे मुल्कों की तरह नहीं है कि आप मुँह उठा के जिसके मर्जी दोस्ती कर लें, उसके घर जब मर्जी टाइम पे चले जाएं। नहीं, यहाँ पे लोग बड़े अपने तौर तरीके से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उस हवाले से फिर आपको ये देखना पड़ता है कि जनाब अगर आप अकेले हैं तो आपने काम करना है, काम चाहे डबल शिफ्ट आप लगा रहे हैं, तो फिर बाकी वक्त आप क्या करेंगे? वो कमरे में बंद रहेंगे, आप अकेले बाहर फिरेंगे तब भी आप अहमक या बेवकूफ़ लग रहे होंगे। आप सोचेंगे यार कि मैं अकेला यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मतलब किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे तब भी अकेला बंदा भी खाना खाता हुआ 1 या 2 बार तो आप इंजॉय करोगे, थर्ड टाइम आप कहोगे यार मैं घर ही कुछ खा के खा लेता हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो बहरहाल तन्हाई जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि दोस्तियाँ नई जगह पे आके बनाने में वक्त लगता है, सब कुछ। ठीक है जनाब। और फिर बताया कि दोस्त होंगे भी तो फिर डिपेंडिंग अपॉन कि हर बंदा अपने काम काज में लगा हुआ है। तो उस तरह की चीज़ नहीं है कि जब मुँह उठाया मुलाकात कर ली आप कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूँ चलते हैं फलां, वो सबसे बड़ी मुसीबत। इसलिए यहाँ पे अक्सर लोग फिर अपने पेट्स रख लेते हैं, बिल्लियाँ कुत्ते पालते हैं। गोरों के साथ भी ये मसला होता है, तनहा रह रहे होते हैं बेचारे। ठीक है ना, उनको लोन मतलब डिवोर्स होगी, किसी की शादीशुदा था पहले, अकेला रह रहा है, औलाद बड़ी होगी, जवान छोड़ के चली गई है, नौजवान है, स्ट्रगल कर रहा है, अकेला रह रहा है, वगैरह वगैरह। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है ना कि आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। ठीक है, फिर फैमिली की हद तक आपको कंपनी मिल रही है, लेकिन फिर वही मैंने आपको बताया कि आप स्ट्रगल में लगे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने में लगे हुए हैं, और बच्चे जो उनसे वो आपको कंपनी दे रहे हैं, फिर बच्चों के स्कूल और सब कुछ। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा लोनलीनेस का एलिमेंट कम होता है अकेले बंदे के मुकाबले में। और अगर आप बड़े लगी हैं, आपके रिश्तेदार भी यहाँ पर रहते हैं और दोस्त अहबाब भी हैं, बड़ा हल्का अहबाब है, तो फिर डेफिनेटली आपको ये जो कनाडा की लोनलीनेस है उस तरीके से इफेक्ट नहीं करेगी जो एक सिंगल बंदे को इफेक्ट करती है। ठीक है जनाब। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है जो आप जब कनाडा मूव करते हैं तो आपके जहन में होनी चाहिए कि यहाँ की जो तन्हाई है वो किलिंग है। ठीक है जनाब। इसमें आगे इसका वेदर और बाकी चीज़ें भी आएंगी जो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जनाब ये एक और चीज़, जब एज न्यू इमिग्रेंट हम कनाडा में आते हैं तो वो यहाँ का कल्चर है। कल्चर जो है जाहिर बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कल्चर के हवाले से जब हम बात करेंगे तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जनाब यहाँ के जो लैंग्वेज बैरियर है वो लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस होता है। जाहिर बात है यहाँ पे सरकारी ज़ुबान तो अंग्रेज़ी और फ्रेंच है, और फिर उनका एक्सेंट का भी फ़र्क होता है। फिर कुछ स्टैंडर्ड इनके अपने वर्ड्स हैं जो यानी कैनेडियन इंग्लिश के अंदर यूज़ करते हैं, जो अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ के आए हैं तो आपको बड़े अजीब से लग रहे होंगे। इन लोगों का मतलब इस हवाले से आपको प्रॉब्लम होती है। और फिर वैसे भी जाहिर बात है हर बंदा अंग्रेज़ी ज़ुबान में या फ्रांसीसी ज़ुबान में उतना प्रोफिशेंट नहीं होता, तो वो उस लिहाज से लोग फिर हिचकिचाते हैं कि यार ये किस मुसीबत में फंस गए हैं, हमसे को हमारी ज़ुबान में बात करने वाला नहीं, सिवाय हमारे जो अपने इर्द दोस्त हैं। वर्क प्लेस पे मसले हो रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं तो मसले हो रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें कुछ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये बोल के रहा है, मुझे कुछ समझ तो आया है क्या क्या नहीं। ठीक है जनाब। उसके बाद जनाब जो इसमें नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है हर मुल्क के हर कल्चर की अपनी नॉर्म्स होती हैं। नॉर्म्स क्या होती हैं? जो ओवर पीरियड ऑफ ईयर जिनको हम ट्रेडिशंस कह देते हैं, उनके पीछे आपका मज़हब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपके जो लोकल ट्रेडिशंस हैं उनका बड़ा रोल होता है। तो उसके जनाब बेस पे आपकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ बनती हैं। अब कनाडा की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को भी आपने जनाब अंडरस्टैंड करना है कि अच्छा यार यहाँ पे जब किसी से मिलना है तो किस तरीके से बात करनी है, हेलो हाय कैसे कहना है उसको, सड़क पे चलने के क्या आदाब हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो क्या करना है, लाइन में खड़े हैं तो लाइन को नहीं तोड़ना, जिसको क्यू कह देते हैं, लाइन अप कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब के सब जो इस तरह के नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं वो भी फिर डिस्टर्ब करती हैं आपको एज ए न्यू इमिग्रेंट
कि यार ये किस मुसीबत में फंस गया हूँ, ये तो अच्छा खासा एक लर्निंग प्रोसेस है और मुझे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ रही है। मैं इनके मुताबिक अपनी तबीयत को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छी खासी जनाब ये एक एक्सरसाइज है। और तीसरी चीज़ जो इसमें जनाब बड़ी रेलिवेंट होती है कुछ लोगों के लिए, वो है फेथ एंड रिलीजन। क्योंकि हमें से अक्सर लोग जो आते हैं मशरकी मुआशरों में, आपका जो भी मज़हब हो तो उसको हम बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है जनाब। और हम फिर सोचते हैं कि यार यहाँ पे जब आ रहे हैं तो हमारी जो मजहबी अफकार हैं, जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, वो कहीं नेगेटिवली इफ़ेक्ट ना हो जाए। मिसाल के तौर पर ये बच्चों को जो तालीम दी जा रही है क्या हमारे मज़हब के मुताबिक है, जो खाने पीने की अशिया यहाँ पर मिलती हैं वो हमारे मज़हब के मुताबिक हैं, यहाँ का जो ड्रेस कोड है कनाडा का क्या हमारे मज़हब के मुताबिक है। बेशुमार इमिग्रेंट्स लिबरल होते हैं, वो एकोमोडेट हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग कंजर्वेटिव भी होते हैं। तो अगर आप अनफॉर्चुनेटली कंजर्वेटिव है थोड़े बहुत, तो फिर आपके लिए और मसाइल पैदा हो जाएंगे कनाडा के अंदर एडजस्ट होने के लिए। फिर आप गालबन अपने काफ़ी अर्सा कई साल अब अपने कोकून में रहेंगे। आपके कोकून से क्या मुराद है कि अपनी तरह के लोगों से हम मिले जुलेंगे और फिर क्रिबिंग करते रहेंगे और सोचेंगे यार कि मैं किस मुसीबत में फंस गया यार, इससे बेहतर था मैं कनाडा ना ही आता। ये तो जनाब मेरा सारा जो मेरा मज़हब है, मेरा जो बाकी इस तरह की जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो सब तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं जनाब। ये तो मुझे कतन एक्सेप्टेबल नहीं था या मुझे कभी इसके बारे में इस तरह अंदाज़ा नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ी यानी परेशानी होती है काफ़ी इमिग्रेंट्स के लिए। और वो फिर ढूंढते हैं कि जनाब उनकी कम्युनिटी के लोग उनको मिलें, वहाँ पर बैठें और उसके अंदर जनाब बैठ के अपने दिल का बोझ भी हल्का करें और एटलीस्ट कम से कम उन वैल्यूज़ को एंजॉय करें जिन वैल्यूज़ को वो चेरिश करते हैं और जिन वैल्यूज़ को वो पसंद करते हैं। तो जनाब ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कैनेडियन इमिग्रेशन की जो आपको पता होनी चाहिए। और आखिरी चीज़ जनाब जो कनाडा के हवाले से हम बात करते हैं तो वो है कनाडा का मौसम। जी जनाब, कनाडा का मौसम जो है ना ये तो बहुत ही किलिंग किस्म की चीज़ है और हम जानते हैं कि अक्सर लोग जो उनसे इसको उसे कहते हैं फिर पसंद नहीं करते, जो ख़ास तौर पे इसकी जो हार्श विंटर्स हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर 8 महीने तो सर्दी पड़ती है, 8 महीने, ठीक है जनाब। और 8 महीने सर्दी जब पड़ती है, मैं वापस मोड़ रहा हूँ इसलिए उसे कहते देख के कि जनाब ये कोई गाड़ी तो नहीं आ रही इस लोनली रोड पे। 8 महीने सर्दी पड़ती है और सर्दी में जनाब डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, सुसाइड रेट्स भी बढ़ जाते हैं इस मुल्क के अंदर। और वो जो मैंने लोनलीनेस की बात की थी, आपकी तन्हाई भी बढ़ जाएगी जब आप देखेंगे बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है, बंदा परिंदा नज़र नहीं आ रहा और जनाब ये 7-8 महीने का अज़ाब एक शुरू हो गया है। तो क्या किया जाए। तो बहरहाल गर्मियाँ भी आती हैं, फिर उसमें आप इंजॉय करते हैं। गर्मियाँ बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, वो 3-4 महीने आप कह रहे हैं इसको सही यानी शुरू के जैसे न्यू इमिग्रेंट, क्योंकि अभी आप एक्लेमेटाइज भी नहीं हुए होते न्यू वेदर के साथ, तो आपको वो गर्मियाँ सिर्फ 3-4 महीने की लगती हैं। हाँ, हमारी तरह जो पुराने हो गए हमें वो 6 महीने अच्छे लगती हैं। हम कहते हैं यार 6 महीने सख्त हैं, यानी सर्दियों के 6 महीने जो से वो बेयरेबल है, वो हम इंजॉय करते हैं, फिर वो आप ग्रेजुअली यूज टू हो जाते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं न्यू इमिग्रेंट्स के हवाले से बना रहा हूँ तो आपके लिए शुरू में ये चीज़ें जो वेदर है, जो मौसम है कनाडा का सख्त सर्दी वाला, वो आपको बहुत तंग करेगा। तो जनाब ये वो 5 क्रिटिकल फैक्टर्स है जिनको मैंने बड़े आम गपशप के अंदर आपके साथ शेयर किया, किसी अदादो शुमार या बाकी चीज़ों के बगैर, ताकि हम उसको एंजॉय कर सकें और उसको एक राइट कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करें। अब इनकी रोशनी में जब आपने कनाडा आने का फैसला करना है तो आपने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना है, ताकि जब यहाँ पे आप लैंड करें तो आप ये ना कहें यार कि ये चीज़ें तो बहुत ही डिफरेंट सी हुई हैं जो वीडियोस पे देख रहे थे, जो कनाडा की बड़े बड़े ज़बरदस्त शहर, रात की जो लाइफ दिखाई जा रही थी, लाइट्स और ये और वो, यार ये तो सब कुछ किसी अज़ाब में हम फंस गए हैं, क्या चक्कर है। तो ये सब की सब चीज़ें आपको उसे कहते हैं ज़हन में रखनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर आप इन चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होंगे तो फिर आप कनाडा में एडजस्ट भी आसानी से हो जाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है जनाब। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कॉइन की जो दूसरी साइड है या थोड़ी जो कनाडा की ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं न्यू इमिग्रेंट्स के लिए, उनको मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जनाब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन एक फ्री सर्विस है, वो आप दे रहे, उसमें पैसे नहीं लगते, तो ये मुफ्त की नेकी है। तो जनाब खुदा हाफिज़, जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।